बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में होने जा रहा है और इस राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता माननीय प्रेमेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, हम सभी के मार्गदाता बहुजन नायक माननीय वामन विश्राम साहब, मंच पर सभी साथीगण, सदन में उपस्थित साथियों, यहाँ जो विषय लगाया गया है, लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ जैसे जुमला देकर भारत में मृतप्राय कांग्रेस पार्टी देश में मजबूत विपक्ष बनकर उभरी है। क्या कांग्रेस पार्टी के तथाकथित नेता अब संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हत्या पर बनी डीआईजी सक्सेना की रिपोर्ट का संसद में खुलासा करेगी? एक गंभीर चर्चा। साथियों, लोकतंत्र में जो राजा बनने की व्याख्या की गई है, लोगों के लिए लोगों द्वारा राज होना चाहिए, लेकिन भारत में लोगों के लिए लोगों द्वारा राज नहीं चल रहा है, बल्कि ब्राह्मणों द्वारा ये राज चल रहा है। यानी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों द्वारा राज चलाया जा रहा है, अर्थात ब्राह्मण तंत्र प्रस्तावित किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक व्याख्या की, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर राज नहीं कर सकती, कोई भी एक जाति विशेष जाति वर्ग बाकी जाति समूह के ऊपर राज नहीं कर सकते, लेकिन ब्राह्मण लोग इस देश में राज कर रहे हैं। ये देश हमारा है, ये जमीन हमारी है, यहाँ बहुसंख्यक बहुजन समाज की वोट हमारी है, किसान हमारे हैं, मजदूर हमारे हैं, लेकिन राज जो कर रहे हैं वो मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं। ये जो समस्या सारी अनियंत्रित बनी हुई है, ये समस्या बनाई गई समस्या है। जिस मानसिकता से समस्या विकसित की जाती है, वही मानसिकता उस समस्या का समाधान नहीं कर पाती है। आज संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन संविधान हमारे नियंत्रण में नहीं है। जिनके नियंत्रण में संविधान है, वही लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस 2024 के पहले उसका कोई एजेंडा था पिछड़ों की जाति आधार गिनती का? उसका कोई एजेंडा था संविधान और लोकतंत्र बचाने का? उसका कोई एजेंडा था ईवीएम मशीन हटाने का? वही एजेंडा नहीं था। लेकिन माननीय और वामन विश्राम साहब ने बहुजन सोसाइटी के अंदर जो जागृति का नतीजा सामने आया, मजबूरी से इंडिया गठबंधन को यह एजेंडा लेना पड़ा, मजबूरी के कारण लेना पड़ा। 2011 से वामन विश्राम साहब पिछड़ों की जाति आधार गिनती को लेकर आगाज कर रहे हैं। भारत बंद किया, इसके लिए भारत बंद किया। मैं महाराष्ट्र से हूँ, शरद पवार साहब कभी नहीं बोलते थे कि पिछड़ों की भी जाति आधार गिनती होनी चाहिए। जैसे मेश्राम साहब ने भारत बंद किया ओबीसी के जाति आधार गिनती को लेकर, शरद पवार साहब बोले पिछड़ों की जाति आधार गिनती होनी चाहिए। अखिलेश भैया बोले पिछड़ों की जाति आधार गिनती होनी चाहिए। तेजस्वी यादव बोले पिछड़ों की जाति आधार गिनती होनी चाहिए। नीतीश कुमार बोले पिछड़ों की जाति आधार गिनती होनी चाहिए। नीतीश कुमार बोले और बिहार में नीतीश कुमार ने पिछड़ों की जाति आधार गिनती का आंकड़ा निकाला 64%। साथियों, 2022 में राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया और सवाल में यह पूछा कि 2018 से 2022 तक 5 साल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के कितने आईएएस आईपीएस हुए, इसका आंकड़ा दो। आंकड़े सामने आए, हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। यानी 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है मंडल कमीशन के तहत। शेड्यूल कास्ट को 15% है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% है। आंकड़े आए 5 साल में, शेड्यूल कास्ट का आंकड़ा आया 5 साल में आईएएस आईपीएस का 7.5%, शेड्यूल ट्राइब का आया 5 साल में 3.5%, पिछड़ों का आया 16%। ये
27% पिछड़ों का 1 साल में आना चाहिए था, 15% शेड्यूल कास्ट का 1 साल में आना चाहिए था, 7.5% शेड्यूल ट्राइब का 1 साल में आना चाहिए था। तो ये जो संविधान विरोधी लोग पार्लियामेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जो रूलिंग में बैठे हुई बीजेपी है, अपोजिशन में कांग्रेस है, ये संविधान विरोधी है। अरे जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को जिंदगी भर सताया, संविधान सभा में आने के लिए दरवाजे खिड़कियां बंद रहेंगे ऐसा बयान दिया, क्या उस कांग्रेस के लीडर वर्तमान में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे? संविधान के अंदर शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान बाबा साहब ने किया। 5वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त गवर्नमेंट, कांग्रेस ने 2005 में संविधान के विरोध में जाकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर मेश्राम साहब ने देशव्यापी कैंपेनिंग चलाया। इससे आदिवासियों का जल जंगल खत्म होगा, किसानों की जमीन हड़पने का कार्यक्रम यानी षड्यंत्र रचा जाएगा, हो गया। कल भी गई है जिन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया, कल अगर क्या हो कल संविधान की 5वीं अनुसूची बचाने का काम करेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोटिंग का राइट दिया 326 आर्टिकल के तहत, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। 2004 में 2009 में कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की, 326 आर्टिकल का उल्लंघन किया कि नहीं किया? वोट का अधिकार बचता है तो संवैधानिक सभी अधिकार बचेंगे। वोट का अधिकार अगर शुरू होता है तो संविधान में जितने भी अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। जो वोट के अधिकार शून्य करने में लगी है कांग्रेस, क्या वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ों के रिजर्वेशन को लेकर इस्तीफा दिया क्योंकि नेहरू पिछड़ों के जाति के आरक्षण के विरोधी थे। पिछड़े के जाति आधारित जनगणना को लेकर, उनके रिजर्वेशन को लेकर नेहरू ने विरोध किया, इंदिरा गांधी जी ने विरोध किया, राजीव गांधी जी ने विरोध किया। क्या उनकी जो संतान है राहुल गांधी वो पिछड़ों की जाति आधारित गिनती करेगा? नहीं करेगा। तो साथियों, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यह संविधान विरोधी है, इनको पहचानने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, आज वर्तमान में संविधान और लोकतंत्र बचाने की कोई लड़ाई देश में लड़ रहे होंगे वो वामन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। मेश्राम साहब के बगैर इस देश में कोई भी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, संगठित शक्ति के साथ में लड़ाई लड़ी जा रही है। साथियों, हमारे प्लस पॉइंट है, हमारी आइडियोलॉजी सबसे मजबूत आइडियोलॉजी है, हमारे आजादी का सबसे बड़ा साधन हमारी आइडियोलॉजी है। हमारी आइडेंटिटी मूल निवासी आइडेंटिटी है। हमारी वोट बैंक बहुजन समाज के अंदर बहुसंख्यक समाज की वोट बैंक है, यह हमारा प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट हमारा ये है, हमारा संगठन पार्टी संगठन कैडरबेस संगठन है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा प्लस पॉइंट है, हमारे पास में नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर है माननीय वामन मेश्राम साहब। 2014 में 500 करोड़ की ऑफर दी थी, मेश्राम साहब ने डिनाई किया। लाथाड़ा 2019 में 200 करोड़ की ऑफर आई, लाथाड़ा। अभी 2024 के चुनाव के पहले एक राज्यसभा एक विधान परिषद देने की बात कही गई, मेश्राम साहब ने नहीं माना। इसलिए नहीं माना साथियों, और एक प्लस पॉइंट हमारे पास में है, हमारा पार्टी संगठन का स्ट्रक्चर ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। जिनका सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर संगठन का होता है उनकी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनती है, उनकी सरकार सेंट्रल में आती है। आज 3 शक्तियां पॉलिटिकल काम कर रही है, बीजेपी, एनडीए, दूसरे नंबर पर कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और तीसरे नंबर पर बहुजन मुक्ति पार्टी है जो मैदान में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। आज हमारा एक भी एमपी नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन बहुजन सोसाइटी के अंदर आज हमारी आइडियोलॉजी बहुमत में काम कर रही है। निश्चित तौर पर यह आइडियोलॉजी भविष्य में पार्लियामेंट में बहुमत में बदली जा सकती है, विधानसभा के अंदर में बहुमत में बदली जा सकती है।
इसलिए साथियों, मेश्राम साहब ने अभी संगठन शक्ति के साथ में आंदोलन खड़ा किया है। मेश्राम साहब ने ऐलान किया है 2029 तक 14 बार भारत बंद करेंगे, 14 बार भारत बंद करेंगे। अरे जो भारत बंद कर सकता है भारत भी चला सकता है, जो भारत बंद कर सकता है भारत भी चला सकता है। भूतकाल में जिन लोगों ने भारत बंद का आंदोलन चलाया वही लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। भूतकाल में जिन लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया वही लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। केजरीवाल ने एंटी करप्शन के विरोध में आंदोलन चलाया, 2 स्टेट में गवर्नमेंट बनी। प्रफुल्ल कुमार ने आसाम में आंदोलन चलाया, वो वहां का मुख्यमंत्री बना। वीपी सिंह ने भी आंदोलन चलाया, राजा नहीं फकीर हूं, देश की तकदीर हूं। बोफर्स घोटाले के विरुद्ध आंदोलन चलाया, वो आज प्रधानमंत्री बने। हम भी वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुजनों की भविष्य में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाएंगे कि नहीं बनेंगे? बनेगी, हर हालत में बनेगी। इसलिए साथियों, आखिरी लाइन में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाबा तेरा दूजा नाम कांशी राम, कांशी राम कांशी तेरा दूजा नाम, वामन मेश्राम मेश्राम। धन्यवाद।